नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे सहयोगी हैं सोहित मिश्रा। अब बात करते हैं कोरोना के इस दौर में कालाबाजारी की। एक एम्बुलेंस सेवा 300 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रही है, जबकि उसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी भी नहीं है। सोचिए, अगर आपके किसी अपने परिजन को नोएडा से दिल्ली लाना हो तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये कीमत अदा करने पड़ेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। दूरी करीब 26 किलोमीटर, लेकिन किराया 14 से 15,000 रुपए। क्या कॉस्ट आएगा सर? कितने देर में आ सकती है? सर आप पहले ऑक्सीजन का पता कर लीजिए। ऑक्सीजन है हमारे पास घर में। घर पे है। सेक्टर कौन से कहाँ जाना है? सेक्टर 34 है सुपरटेक का। हाँ। वहाँ जाना है गंगाराम हॉस्पिटल। वहाँ से गंगाराम जाएंगे, ठीक है सर, हो जाएगा। विदाउट ऑक्सीजन इसके 15,000 रुपये लगेंगे एम्बुलेंस के। लगा कहीं कुछ गलती हो गई तो एम्बुलेंस की दूसरी सर्विस वाले को कॉल किया। हेलो, हाँ जी, एम्बुलेंस चाहिए था, मिल सकता है क्या? कहाँ पे? सेक्टर 34 में, नोएडा। और जाना है सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। सेक्टर 34 से सर गंगाराम। सर एम्बुलेंस मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ओके, और ऑक्सीजन इंतजाम अगर रहे तो कितना कॉस्ट ऑक्सीजन आएगा? अगर आपके पास है तो हम आपको छुड़वा देंगे। इसका जो गंगाराम तक का रहेगा ड्रॉपिंग का 15,000 का एक्सपेंस रहेगा। पहले कभी 12 रुपए से ज्यादा किलोमीटर रेट नहीं था, पर अब कोरोना ने भाड़ा 25 गुना ज्यादा कर दिया है। हेलो जी, कहाँ जाना है सर? गंगाराम हॉस्पिटल सेक्टर 34 से जाना हो तो हमारे पास ऑक्सीजन तो नहीं है। बिना ऑक्सीजन वाला अगर मिल जाए, हम सिलेंडर अगर इंतजाम कर दे तो। सेक्टर 34 से जाना है। सेक्टर 34 से जाना है गंगाराम। जी, हाँ गाड़ी तो मिल जाएगा सर। कितना बियर करना पड़ेगा और कितने देर में आ जाएगी? कम से कम आधा घंटा में आप पाएगी। कितना पैसा सर? 14,000 रुपये। वहीं दिल्ली का शहीद भगत सिंह सेवा दल एम्बुलेंस की ये सेवा निःशुल्क दे रहा है। कुछ ऐसे लोग इस क्राइसिस को देखते हुए कि कोरोना में एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, 5,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि आनंद विहार ASBT से GTB हॉस्पिटल राजीव गांधी तक आने का 25,000 रुपये तक लोगों ने मांगा। मैं समझता हूँ कि इस काला बाजारी करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से दंड देना चाहिए। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं जो यहाँ सटीक बैठती है। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो वहीं कोरोना की अगर बात करें तो यूपी में भी कोरोना कहर ढा रहा है। दिल्ली की तरह यहाँ पर भी ना ही अस्पतालों में जगह मौजूद है और ना ही शमशान घाट में। हालात कितने ख़राब हैं उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये खबर आगरा से है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने अपने पिता के शव को कार की छत पर रखकर शमशान घाट पहुँचाया है। आगरा में एम्बुलेंस मिलने में काफ़ी परेशानी आ रही है। दिल्ली में शमशान घाटों में जगह कम पड़ रही है। हम बात कर रहे हैं सराय कला शमशान घाट की, जहां पे 20 शवों के अंतिम संस्कार की जगह है, लेकिन रोजाना 60 से 70 नए शव आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब कम पड़ती जगह को देखते हुए वहां पर एक छोटा सा जगह भी बगल में लिया गया है, जहां पे 100 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। सुकृति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। हम इस समय दिल्ली के सराय काले खां शमशान घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तकरीबन 20 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का शव का दाह संस्कार होने की जगह है यहाँ पर इनके पास 60 से 70 शव रोज़ आ रहे हैं। यहाँ पे PPE किट्स में आप जो लोग देख रहे हैं वो लोग हैं जो आखिरी बार अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा करने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष रहा है सभी लोगों के लिए। अस्पताल का बेड तक ढूंढना मुश्किल है देश की राजधानी में। ऐसे में लोग यहाँ आ रहे हैं। पर ये जो 20 शवों का दाह संस्कार करने की जगह है, ये भी कम पड़ रही है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा 60 से 70 शव रोज़ यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब MCD जो कोशिश कर रहा है वो ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये निर्माण चल रहा है। तकरीबन 20 नए प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार करे जा रहे हैं, ताकि जो शव जलाने की जगह है, जो दाह संस्कार करने की जगह है, वो बढ़ाई जा सके। तो 20 और शव यहाँ पर उनका दाह संस्कार हो सकेगा। उनके लिए यहाँ पर जगह बनाई जा रही है। लगातार दिन रात काम चल रहा है। एक तरह से
रेस अगेंस्ट टाइम जो कहते हैं वो इस समय है। लोग जल्दी से जल्दी इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली में जो है प्रतिदिन 350 से ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं। तो तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म यहाँ पर और तकरीबन 80 इस शमशान घाट के दूसरी तरफ MCD बना रहा है इस समय। तो 20 शवों के दाह संस्कार की फ़िलहाल जगह है और तकरीबन 100 और प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस तरह से बनाए जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जो मज़दूर हैं यहाँ पर इतनी कड़ी धूप में भी लगातार जुटे हुए हैं। हर किस्म का स्टाफ मेंबर यहाँ पर, शमशान घाट के कई लोग लगातार दिन रात जुटे हुए हैं। पूरे समय यहाँ पर दाह संस्कार चलता रहता है, क्योंकि लगातार शवों का आना जारी रहता है शमशान घाटों पर। तो ये स्थिति है देश की राजधानी में, जहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों के बेड नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी माताजी या पिताजी का भी दाह संस्कार यहाँ पर करने आ रहे हैं, तो घंटों वेट करना पड़ता है, किसी तरह जगह मिल पाती है। और बाकियों के लिए अब इस तरह से शमशान घाटों की भी जगह बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। इस सब के बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि मुंबई में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो कम होते हुए जा रहे हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मजदूरों का पलायन, या सख्त पाबंदियां, या साथ ही साथ जिस तरह से टेस्टिंग कम हो रही है? महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित टास्क फोर्स की अगर माने तो उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि मुंबई पीक से आगे निकल गई है। देखिए रिपोर्ट। 11,163 कोविड के इतने मामले 4 अप्रैल को मुंबई में आए। पॉजिटिविटी रेट थी 22%, यानी टेस्ट किए जाने वाला हर 5वां आदमी मरीज था। अब 3 हफ्तों के बाद ये घटकर 14% पर है। संक्रमितों की संख्या 2 दिनों से 6,000 से कम है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स मानती है कि मुंबई पीक से निकल गई है। जो मुंबई के आंकड़े आए हैं वो काफी प्रोत्साहनकारक हैं और धीरे धीरे कम होते हुए दिख रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमको लगता है कि जो अप्रैल की शुरुआत में आंकड़े थे और जो पिछले हफ्ते के आंकड़े थे, उस वजह से शायद मुंबई का जो है पीक पहुंच के केसेस कम शुरू होना चालू हो गए होंगे। पिछले 10 दिनों से जो है हमारे सरकार ने जो नियम लागू किए हैं लोगों के आने जाने पे और जो रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस के चलते ये सब आंकड़े कम हुए हैं। मुंबई में 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और 14 अप्रैल से सख्त पाबंदियां हैं। BMC के कोविड जंबो सेंटर के डीन भी मानते हैं कि इन्हीं पाबंदियों के कारण मामले में तेजी से गिरावट आई है। गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज ली है, महानगर पालिका आयुक्त ने जो पॉलिसीज बनाई है, उसका असर दिख रहा है और कुछ दिनों में काफ़ी कम होने की आशंका है। और लोग भी अच्छी तरह कोऑपरेट करें महानगर पालिका, महाराष्ट्र शासन को, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है। बट वैक्सीनेशन के साथ अगर नंबर कम हुआ तो चंद महीनों में आप अच्छा देख सकते हो कि मुंबई अच्छी तरह सेफ हो जाएगी और पैंडेमिक से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे सख्ती का असर अगर मुंबई में दिखा तो पूरे महाराष्ट्र में अब भी 66,000 पार मामले क्यों हैं? मुंबई में हो रही टेस्टिंग के आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है। 16 अप्रैल से पहले 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट भी 18% से ऊपर थी। 17 अप्रैल के बाद से 45,000 से कम होते होते टेस्टिंग 40,000 के करीब पहुंची है और पॉजिटिविटी रेट गिरकर 14% पर आ गई है। 4 अप्रैल को सबसे ज्यादा 11,163 मामले रिपोर्ट करने वाली मुंबई में टेस्टिंग भी 51,359 लोगों की हुई थी। मुंबईमध्ये गेल्या 10 दिवसांमध्ये आपण जर मुंबईतल्या चाचण्या, मुंबई में पॉजिटिव केस भले ही मॉडरेट हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ 40,000 हो रहे हैं। संक्रमण औसत 15% है। ऐसे में अस्पतालों और कोविड सेंटर्स की जरूरत है। तर साधारणपणे तो 15% 17% रेशियो है। हालांकि कुछ ऐसे भी दिन रहे जब 47,000 से ज्यादा टेस्टिंग पर भी संक्रमण 7,000 के करीब रहा। लाखों मजदूरों का पलायन, सख्त पाबंदी, वायरस के कमजोर पड़ते तेवर, वजह भले जो भी हो, फिलहाल मुंबई में 60 से ऊपर रिपोर्ट हो रही मौतें सरकार प्रशासन के सामने चिंता बनी हुई हैं। मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन मंगलवार रात 9 बजे से शुरू होकर 11 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। दरअसल रविवार को कर्नाटक में 34,000 से ज़्यादा मामले आए। वहीं अकेले बेंगलुरु में
20,000 के ऊपर मामले। रविवार को कर्नाटक में 34,000 नए कोरोना केस आते ही येडियुरप्पा सरकार हरकत में आ गई। सोमवार को राज्य में 14 दिन के लॉकडाउन बल्कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। Strict measures to control COVID pandemic will be taken. From tomorrow night till next 14 days, there will be closed down for whole state. 11 मई की सुबह तक चलने वाले इस कर्फ्यू या लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही जरूरी सामान मिलेगा। हालांकि उद्योग धंधों, खेती और जीवन रक्षक उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है। ट्रेन, विमानों से भी सफर चलता रहेगा। टीकाकरण के लिए आ जा रहे लोगों को भी नहीं रोका जाएगा। 18 पार वालों को कर्नाटक में भी मुफ्त ही टीका मिलना है। राज्य में फिलहाल 2.5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर में बीमारी के लक्षण नहीं हैं, लेकिन मामला बिगड़े नहीं, इसलिए सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है। यहाँ दूसरे राज्यों की तरह अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी नहीं दिखती और इसकी सबसे बड़ी वजह एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जो अनजाने में बड़ी तादाद में दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में इस चेन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल कदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई शहरों के अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी है और इस ऑक्सीजन सप्लाई पर हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष सोमा मंडल से, जिन्होंने बताया कि सेल पहले ही दिन से मेडिकल यूज के लिए लिक्विड ऑक्सीजन कोरोना की शुरुआत से ही दे रहा है। देखिए, कोरोना महामारी के इस दौर में सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही स्टील बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सेल। बात करते हैं सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल से। सेल तो स्टील बनाती है, लेकिन लोगों के लिए आप जो है मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं अभी? हाँ, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और हम लोग का जो इंटीग्रेटेड सब स्टील प्लांट्स है, हम लोग स्टील बनाने के लिए हमको ऑक्सीजन ज़रूरत होती है। सो ऑल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैव द ऑक्सीजन मेकिंग कैपेसिटी। हम लोग जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हम लोग को गैसियस फॉर्म में है, लेकिन अ पार्ट ऑफ दैट ऑक्सीजन वी ऑल्सो प्रोड्यूस इन लिक्विड फॉर्म एंड स्टोर इट इन क्रायोजेनिक टैंक्स। ये जो लिक्विड ऑक्सीजन हमारे क्रायोजेनिक टैंक्स विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ द गैसियस ऑक्सीजन विच वी रिक्वायर, ये हमारे हम सप्लाई कर रहे हैं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए। आप अभी कितना सप्लाई कर रही हैं और क्या अपनी कैपेसिटी को जो है मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ाने की योजना है, प्लानिंग पर आप लोग काम कर रही हैं? हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ कोविड हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं मेडिकल पर्पस के लिए। एज ऑफ यस्टरडे वी हैव क्रॉस 40,000 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। हम लोग का डेली प्रोडक्शन जो है हम लोग 17% बढ़ाए हैं। हम लोग मोर देन 870 टन्स पर डे प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम जो सप्लाई कर रहे हैं, हम इन द रिसेंट लास्ट फ्यू डेज हम लोग मोर देन 900 टन्स पर डे सप्लाई किए हैं। ये जो कंट्री का रिक्वायरमेंट है इट्स अराउंड 6,500 टन्स पर डे एंड हम लोग उसका नियरली 15% हम सेल सप्लाई कर रही है। सबसे ज़्यादा कहाँ से डिमांड आ रही है और कितना रिक्वायरमेंट को आप मीट कर पा रहे हैं, पूरा कर पा रही हैं? हम लोग का जो टैंकर्स है, टैंकर्स में मटेरियल बहुत स्टॉक है। हम लोग के पास 11,000 टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन हमारे टैंकर्स में है। हम लोग का जो प्लांट्स है 5 स्टेट्स में है, जो है छत्तीसगढ़ है, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, वेस्ट बंगाल में हम जो सप्लाई कर रहे हैं मेनली all the states. In fact, we are supplying to 15 states and demands जो आ रहे हैं, more demands are coming from those states जहाँ ज़्यादा मात्रा से कोविड इन्फेक्शन है, जहाँ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम 15 स्टेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, राइट फ्रॉम गुवाहाटी इन द नॉर्थ ईस्ट टू महाराष्ट्र इन द वेस्ट, नॉर्थ पंजाब में भी, साउथ तेलंगाना में भी हम 15 स्टेट्स को सप्लाई कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल कि देश के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या जो कोरोना के मरीज है, ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को? कि ऑक्सीजन जो है स्टील इंडस्ट्रीज में है, काफ़ी स्टॉक में है, तो लिक्विड ऑक्सीजन का एज ऑफ नाउ मटेरियल है, हम लोग का रिजर्व्स में है। हम लोग का कुछ सेफ्टी स्टॉक भी रहता है, वो भी हम देश के लिए रेडी, जब ज़रूरत पड़ेगा हम वो भी रेडी है। तो हम कंटिन्यूस अपना एफर्ट्स है
मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहा है, गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहे हैं. सो हम कंटिन्यूअसली ऑल एफर्ट्स ऑफ द एंटायर स्टील इंडस्ट्री फॉर सेल इन पर्टिकुलर रहेगा टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कंट्री. कोरोना वैक्सीन के दाम को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में अलग अलग दाम की वजह से अब विपक्षी पार्टियां और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं हम मतभेद देखते हुए पाए जा सकते हैं. प्रशासन और विपक्ष के जो नेता हैं वो यही पूछ रहे हैं कि केंद्र के लिए अलग दाम क्यों है और राज्य के लिए अलग दाम क्यों है. इस बीच इस मुश्किल की घड़ी में मुनाफे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये भी उनका कहना है. आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल उठाया. वहीं एक दिन पहले कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर केंद्र को तीखा हमला किया. वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपए में देंगे. मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए. ऐसे समय में जब सारा देश मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूं एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से अपील करता हूं कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपए पे ले आएंगे. पूरी जिंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए. ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है. मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूं कि अगर जरूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए. क्या हमारे देश में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, कोरोना की महामारी में मुनाफाखोरी की इजाजत है? क्या एक देश और 5 वैक्सीन प्राइस हो सकते हैं? क्या दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 45 साल से कम के लोगों की वैक्सीनेशन से ही 1,11,100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले हैं? और क्या ये कोरोना के इस पूरे ग्रहण को चलते हुए जो देश को लगा है, क्या ये परमिटेड है और भारत सरकार क्या इसके अंदर साझेदार है? जब गैर बीजेपी सरकार कोरोना के टीके को लेकर उसकी कीमत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तब बीजेपी की तरफ से उसके प्रवक्ता जवाब देने उतरे संबित पात्रा. पहला, डिफरेंशियल प्राइसिंग. क्या केंद्र राज्यों के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है? क्या दोनों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का अनबन है? प्राइसिंग में डिफरेंसेस है? बिल्कुल नहीं. एक बात याद रखिए, 50% कोटा जो राज्य सरकार का है और 50% कोटा जो केंद्र सरकार का है. ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, द 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है. केंद्र सरकार अपने पास कुछ नहीं रखता. जो मेरा है वो तेरा है. अर्थात 50% जो केंद्र का है, केंद्र के कोटे से जो वैक्सीनेशन आता है, जो वायल्स आते हैं, वो किसके पास जाता है? वो राज्यों के पास ही जाता है. राज्यों को मुफ्त दिया जाता है. एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए. सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और जो ये वैक्सीन बनाने वाले ग्रुप्स हैं, उन्होंने अलग अलग प्राइसेस रखे हैं. ये कल से डिबेट भी हो रहा है. कुछ लोगों ने इस विषय पे प्रश्न भी पूछा कि केंद्र सरकार को इतने में दे दिया, राज्य सरकार को इतने में दिया. एक बात आज हम यहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह प्राइसिंग जो है, ये केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करती है. यह प्राइसिंग प्राइवेट प्लेयर निर्धारित करते हैं. इस कारण से जो राज्य सरकार है वो पूर्णतः स्वतंत्र है, कोट अनकोट, प्राइवेट प्लेयर के साथ नेगोशिएट करने के लिए. कोई भी राज्य किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ
जो वैक्सीन सप्लायर है उसके साथ नेगोशिएट कर सकता है प्राइसिंग को लेकर, सप्लाई को लेकर। हम बल्क में लेंगे, हम इतना पैसा देंगे, पहले एडवांस पेमेंट करेंगे, इतना पैसा इतने दिन बाद देंगे। इन सब आधार पर आप देखिए प्राइस नेगोशिएशन हो सकता है। तो केंद्र सरकार इस पे कोई अंकुश नहीं लगाती है। आप स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र रूप से प्राइस नेगोशिएशन किसी भी प्राइवेट प्लेयर जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यादि, इनके साथ नेगोशिएट करके अपना प्राइस खुद तय कर सकती है। यह प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार तय नहीं करती है। फिलहाल मैं मुंबई सीएसटी पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो आपके नाक के बराबर आपको भीड़ नजर आएगी। सरकार की ओर से जारी कड़ाई तो इसके पीछे एक अंदेशा माना ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब ये पता चला है कि 1 से 12 अप्रैल के बीच में 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुंबई से पलायन किया है। इतना ही नहीं बल्कि इस सख्ती की वजह से महाराष्ट्र को 82,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान भी है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से लोगों का पलायन लगातार जारी है। बाजार और दुकानें बंद हैं, साथ ही अब लोकल से आम आदमी को सफर करने पर पाबंदी है। लिहाजा काम और पैसे नहीं होने के कारण अब लोग दोबारा अपने गांव पलायन करते नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक सामानों की रिपेयर करने वाले गुलशेर अहमद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जाना चाहते हैं। काम यहाँ है नहीं, साथ ही पैसे खत्म हो गए। गांव से 10,000 रुपया इन्होंने मंगवाया है और 4 लोग गांव जाना चाहते हैं। 4 दिनों से टिकट लेने की कोशिश जारी है, लेकिन टिकट नहीं मिल पा रही है। सर अभी पिछली बार हम 6-7 महीने गांव थे, तो आने के बाद किराया भरे थे, किराया तो माफ हुआ नहीं था। अभी क्या 6,000 किराया है, अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो 6,000 कहाँ से ला के देंगे? खाने को तो होगा ही नहीं और बैठेंगे तो मांगेगा ही मकान मालिक किराया। इससे बेहतर गांव जाएंगे, खाने को तो मिलेगा। अगर मैं खाने को और घर पैसा भेजने को पाऊंगा तो यहाँ से क्यों जाऊंगा? जब अपना ही पेट नहीं भर पाऊंगा तो यहाँ रह के क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना सर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर आपको दिन रात बड़े पैमाने पर मजदूर गांव जाने के लिए बैठे मिलेंगे। ट्रेन की कंफर्म टिकट ना होने की वजह से कई लोगों को गांव जाने नहीं मिल रहा है, लेकिन शहर में काम नहीं होने के कारण वो यहाँ रुकना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, काम हम सब बंद हो गया है, इसलिए घर जाने चाहते हैं। तो टिकट भी नहीं निकाला, आप आ गए, क्यों ऐसा? टिकट नहीं निकल रहा है। तो क्या सोच के आप आए हैं स्टेशन पे कि किस तरह से जाएंगे, क्या करेंगे अभी? हम तो सोच के आए हैं कि टिकट मिल जाएगा, घर चले जाएंगे। तो टिकट मिल नहीं रहा है। वहाँ पे काम धंधा बंद हो गया, खर्चा वर्चा सेट दे नहीं रहे, तो क्या करेंगे अपन? नहीं दे रहे हैं सेट। कोरोना के कारण महाराष्ट्र में लागू किए गए सख्त नियमों के वजह से पलायन के साथ ही राज्य को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च पेपर के अनुसार 1 से 12 अप्रैल के बीच मुंबई से 9 लाख लोगों ने पलायन किया है। अधिकतर पलायन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में हुआ है। 12 दिनों में पश्चिम रेलवे से 4,32,000 लोगों का पलायन हुआ, तो वहीं मध्य रेलवे से 4,70,000 लोगों ने पलायन किया है। तो वहीं राज्य में लागू सख्ती के वजह से राज्य को 82,000 करोड़ के घाटे का अनुमान है। सरकार से हम मदद मांग रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार से, कि हमें कुछ पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए। हमारे जो स्टाफ मेंबर है उनके पगार के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उनका सेस है, दूसरे सब चार्जेस है, ये सब प्रॉपर्टी टैक्स है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एसबीआई के मुताबिक भी करीबन 80,000 करोड़ के ऊपर का लॉस हुआ है। तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आगे लॉकडाउन कंटिन्यू होता है तो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा दुकानदारों को। सरकार की ओर से अब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य को दी जा रही है और उसे दी भी जानी चाहिए। लेकिन जब दूसरे लहर का असर कम होगा, शायद उसके बाद हमें यह एहसास हो पाएगा कि इसका कितना ज़्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसे सुधरने में शायद सालों का समय लग जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। रायपुर के रविंद्र सिंह ने अपनी कार को ही एम्बुलेंस बना लिया। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है और कोविड मरीजों को दी जाने वाली जरूरी दवाएं भी।
हमने देखा कि पैनिक बढ़ते जा रहा है और लोगों को ट्रांसपोर्टिंग के लिए व्हीकल नहीं मिल पा रहे थे। लोग इलाज तो दूर की बात है, सही समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बिना देरी किए हमने तुरंत अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी अरेंज की और उस गाड़ी को ही हमने मिनी एम्बुलेंस पे कन्वर्ट कर डाला। फिलहाल उस गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के मेडिकल सप्लाईज की व्यवस्था है। कई डॉक्टर्स हमारे रेगुलर टच में रहते हैं और मैं अपने फ्रेंड अरविंद के साथ सुबह 10 बजे से लेकर के देर रात 2 बजे 3 बजे तक इस पर रेस्क्यू करने डेली जाता हूँ। और डेली की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम हम 10 से 12-15 पेशेंट गंभीर जो मरीज रहते हैं उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। अभी तक अगर संख्यात्मक तौर पर बात किया जाए तो हम 40 से 50 गंभीर पेशेंट्स को ड्रॉप करते हैं। रविंद्र के साथ उनके दोस्त अरविंद सोनवानी भी लगे हुए हैं। इस समय जब एम्बुलेंस मिलना मुहाल है, ये दोनों सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। इन दिनों एक दिन में करीब 15 मरीजों को ले जा रहे हैं। अब तक महीने भर में 50 गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। 6 तारीख को वैक्सीन लगाया था। वैक्सीन लगाने के बाद मेरे को कुछ 5 दिन तक अच्छा रहा, फिर उसके बाद मेरा तबीयत खराब करने लगा। वैसे ही मेरे को ना सांस का कमी होने कारण से फिर मैं अस्पताल में फ़ोन किया तो फिर भाई साहब ने आए, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा था तो इन लोग से मदद से हमारे को वहाँ तक मिला। आने जाने का कोई नहीं चार्ज, कोई चीज़ चार्ज नहीं। उम्मीद फाउंडेशन से मुझे ये जो सहयोग मिला है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन्होंने मुझे एम्बुलेंस की जो सुविधा दी है अभी, और मैं कोविड पेशेंट पे पॉजिटिव हूँ और मुझे इन्होंने जो सुविधा दी है गाड़ी से लाने ले आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी इनकी सुविधा के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। एक तरफ अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस बनाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। रायपुर से सोमेश पटेल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।